अब हम मेट्रियल स्टेनोसिस और मेट्रियल रिगर्गिटेशन दोनों को कंबाइंड डिस्कस करेंगे। दोनों के कॉज में मेनली रिमेटिक हार्ट डिजीज़ ही है, क्योंकि रिमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है वो मेट्रियल और एओर्टिक एरिया दोनों को इफेक्ट करती है। इसी तरह मेट्रियल वाल्व प्रोलैप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी मेट्रियल रिगर्गिटेशन की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है। इसी तरह कोई भी गुलेजन डिजीज़ लाइक मार्फन सिंड्रोम या एहलर-डानलर सिंड्रोम, उसकी वजह से मेट्रियल स्टेनोसिस हो सकती है। एक्यूट अटैक में कोई एमआई या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन की तरह मेट्रियल रिगर्गिटेशन को में भी मेट्रियल वॉल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अब होता ही है कि जब मेट्रियल स्टेनोसिस होती है तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जो है वो फ्लो नहीं हो पाता, इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल डायलिटेशन होती है और ब्लड बैकवर्ड पल्मोनरी वेन्स से जो है वो पल्मोनरी कंजेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से जो है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि राइट वेंट्रिकल आगे पल्मोनरी ट्रंक को सप्लाई करता है। स्टेसिस की वजह से थ्रोम्बोसिस के चांस बढ़ जाते हैं। मेट्रियल रिगर्गिटेशन में क्या होता है कि रिगर्गिटेशन होती है लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, और उसमें भी सेम डायलिटेशन होती है, और इसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकल इनलार्ज क्यों होता है, क्योंकि रिगर्गिटेशन हो रही है और स्ट्रोक वॉल्यूम आउटवर्ड कम है। सो इसकी वजह से क्या होता है, इसको कंपनसेट करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो इनलार्ज हो जाता है, इसलिए इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की इनलार्जमेंट होती है, मेट्रियल स्टेनोसिस में नहीं होती। लेस चांस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होता है ड्यू टू उसमें जो है वो स्टेनोसिस में स्टेसिस के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रिगर्गिटेशन में स्टेसिस एज सच नहीं होता, इसलिए लेस चांसेस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। लेकिन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इज मोर कॉमन इन मेट्रियल रिगर्गिटेशन। क्लिनिकल फीचर्स दोनों में ही एक्सर्शनल डिस्निया होगा ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड एडिमा, साथ ऑर्थोपनिया और प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया। हेमोप्टासिस हो सकता है ड्यू टू डैमेज टू सम ब्रोंकियल आर्टरीज हो सकती हैं, और एल्वुलर कैपिलरीज को डैमेज हो सकता है, और साथ साथ जो है वो फ्रोदिस्पोर्दम ड्यू टू दी पल्मोनरी एम्बोलिज्म पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट थिंग ये है चेस्ट पेन और पाल्पिटेशन, उसमें भी सेम चीज़ें हो सकती हैं। हेमोप्टासिस हो सकता है, पाल्पिटेशन डेवलप हो सकता है, और जो है वो हेमरेज हो सकता है ड्यू डैमेज टू दी ब्रोंकियल वेन्स। अब इसमें ये है कि अक्यूट अटैक जब हुआ है मेट्रियल रिगर्गिटेशन का, तो इसमें मोर चांसेस है डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी एडिमा के, क्योंकि रिगर्गिटेशन में फ्लूइड ओवरलोड ज़्यादा होगा, सो पल्मोनरी एडिमा और साथ शॉक के चांसेस जो हैं ड्यू टू दी हाइपोवोलीमिया एंड लेस सप्लाई टू दी सिस्टेमिक एरिया, तो इसकी वजह से जो है वो शॉक और पल्मोनरी एडिमा के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जो मेट्रियल स्टेनोसिस है इसमें हेमोप्टासिस और एक्सर्शनल डिस्निया के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसमें मोर चांसेस हैं डेवलपमेंट ऑफ राइट हार्ट फेलियर, और उसमें राइट हार्ट फेलियर में फिर रेस जेवीपी होगी, एसाइटिस, हेपेटोमेगली डेवलप हो सकती है। अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है एग्जामिनेशन जो है उससे पहले हम बता दें कि मेट्रियल स्टेनोसिस में एक डिफरेंट ग्रेड्स हैं। अगर 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो मिनिमम है, और माइल्ड में 1.4 to 2.5, 1 to 1.4 इन मॉडरेट, सीवियर में लेस देन 1, एंड विद हाइपरटेंशन इज मोर सीवियर। सो ये डिफरेंट ग्रेड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। होर्सनेस जो है वो ड्यू टू दी लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व में डैमेज होता है ड्यू टू दी लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्टनर सिंड्रोम। ये याद रखना है आपने कि कौन सी नर्व उठती है, तो ये रिकरेंट लरेंजियल नर्व जो है वो उड़ेगी इसमें। अब एग्जामिनेशन करना है कि कौन सा मरमर किस में आता है, तो सबसे पहले हम मेट्रियल स्टेनोसिस में इंस्पेक्शन पे देख लेते हैं कि इसमें लेफ्ट पैरास्टर्नल पल्सेशन होगी ड्यू टू दी इनलार्जमेंट, एंड नेक्स्ट थिंग आ जाती है पाल्पेशन। अब स्टेनोसिस में कभी भी एपेक्स बीट डिस्प्लेस नहीं होती है, लेकिन जब रिगर्गिटेशन की बारी आती है तो एपेक्स बीट हमेशा डिस्प्लेस होती है, जैसे कि हमने एओर्टिक रिगर्गिटेशन में पढ़ा कि लेटरली और डाउनवर्ड डिस्प्लेस करेगी। नेक्स्ट थिंग आ जाती है कि ऑस्कल्टेशन करेंगे। अब जो मेट्रियल रिगर्गिटेशन है उसमें पाल्पेबल P2 जो है हमें वो सुनाई देगी ड्यू टू दी पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलपमेंट। अब पाल्पेबल P2 दोनों में हो गई, डायस्टोलिक थ्रिल एट द एपेक्स ये सुनाई देगी। ऑस्कल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें S1 तो सॉफ्ट आएगी। अब क्यों S1 सॉफ्ट आएगी मेट्रियल रिगर्गिटेशन में, क्योंकि इसमें स्टेनोटिक वॉल्व नहीं है, लेकिन जो मेट्रियल स्टेनोसिस है उसमें स्टेनोटिक वॉल्व है, इसकी वजह से होता है ये कि S1 जब लाउड आएगी, क्योंकि जब स्टेनोटिक वॉल्व क्लोज होगा तो स्वीयर साउंड प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि अभी कंप्लीट स्टेनोसिस या कैल्सिफिकेशन नहीं है, तब S1 लाउड है, लेकिन क्योंकि प्लायबल का मतलब यह है कि वॉल्व थोड़ा जो है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन अगर कैल्सिफिकेशन डेवलप हो जाती है तो फिर एज सच S1 जो है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। अब S3 क्यों मेट्रियल रिगर्गिटेशन में सुनाई देगी, वो इसलिए सुनाई देगी क्योंकि जो है वो सडन रश होगा ब्लड का बैक इनटू डायलेटेड वेंट्रिकल।
सो जब भी फ्लूइड ओवरलोड होगा उसकी वजह से S3 सुनाई देगी। अब मेट्रल स्टेनोसिस में लाउड P2, लेकिन मेट्रल स्टेनोसिस में जो मेन चीज़ याद रखनी है वो है लाउड S1, और जो हमने याद रखना है मेट्रल रिगर्गिटेशन में वो याद रखना है S3। अब ओपनिंग स्नैप इसका मतलब ये है कि जब वो मेट्रल स्टेनोसिस होगी और जो है वो ब्लड फोर्सफुली मूव करेगा मेट्रल स्टेनोसिस से, तो उसकी वजह से एक ओपनिंग स्नैप प्रोड्यूस होगी, और जितनी ओपनिंग स्नैप जो है वो S2 के क्लोज होगी, लाइक ये एरिया ओपनिंग स्नैप और S2 के दरमियान जितना करीब होगा उतना मेट्रल स्टेनोसिस का मर्मर जो है वो स्वीयर होगा। सो क्लोजर टू द S2 द मोर द स्वीयर द मर्मर इज। मिड डायस्टोलिक मर्मर मीन्स के S1 और S2 के दरमियान होती है सिस्टली, लेकिन S2 टू S1 के दरमियान जो है ये मर्मर सुनाई देगा हमें, और इसलिए इसको कहते हैं मिड डायस्टोलिक विद ओपनिंग स्नैप, यानी कि पहले ब्लड फ्लो जो है वो फोर्सफुल ओपनिंग होगी वॉल्व की, उसके बाद जो है टर्बुलेंट फ्लो की वजह से जो है वो मिड डायस्टोलिक मर्मर प्रोड्यूस होगा, और ये एक्सरसाइज से जो है वो लाउड होगा ड्यू टू इस पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट। अब साइलेंट मेट्रल स्टेनोसिस डेवलप होता है राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में, क्योंकि जब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होती है तो मेट्रल एरिया जो है वो थोड़ा बैकवर्ड मूव कर जाता है, जिसकी वजह से वो हमें एपेक्स पे सुनाई नहीं देता। सो ये हमने मर्मर डिस्कस किया है एओर्टिक मेट्रल स्टेनोसिस का। अब मेट्रल रिगर्गिटेशन का मर्मर इससे थोड़ा सा अपोजिट होगा। वो जो है रिगर्गिटेशन मीन कि जब तक सिस्टोली हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा है तब तक ब्लड फ्लो वापस आ रहा है, तो इसलिए ये पैन सिस्टोलिक मर्मर है, वो थ्रू आउट S1 और S2 के दरमियान थ्रू आउट जो है ये मर्मर सुनाई देगा। ये हमने याद रखना है, S1 और S2 के दरमियान पैन सिस्टोलिक मर्मर होगा एओर्टिक मेट्रल रिगर्गिटेशन का। अब पैन सिस्टोलिक मर्मर जैसे कि रेडिएशन हमने एओर्टिक रिगर्गिटेशन में पढ़ी थी कि वो कैरोटिड की तरफ रेडिएट करता है, लेकिन ये एक्सिला की तरफ रेडिएट करेगा। साथ इसमें रिगर्गिटेशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन और एडीमा डेवलप हुआ, इसलिए बेजल क्रेप्ट्स जो हैं वो हमें सुनाई देंगे मेट्रल रिगर्गिटेशन में। पल्स इसमें लो और ब्रिस्क होगी। एज कम्पेयर टू द मेट्रल रिगर्गिटेशन, मेट्रल स्टेनोसिस में पल्स इरेगुलर होगी, और ये जो है वो हमें सजेस्ट करेगी एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ। इसी तरह जब हम जेवीपी की बात करते हैं तो जेवीपी का थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि फर्स्ट होती है ए वेव, वो एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होती है। नेक्स्ट होती है सी वेव, वो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की वजह से डेवलप होती है। फिर एक आता है डिसेंट, एक्स डिसेंट, वो होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्राइकुस्पिड वाल्व। और फिर होती है वी वेव, वो प्री लोड की वजह से बनती है। और वाई डिसेंट होता है राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकुलर फ्लो की वजह से। अब इसमें जो है वो प्रोमिनेंट ए वेव इसलिए डेवलप होती है क्योंकि स्टेनोटिक वॉल्व है, उसके अगेंस्ट जो है एट्रिया फोर्सफुली कंट्रैक्ट करता है, इसलिए प्रोमिनेंट ए वेव मिलती है। इसी तरह जब एट्रियल फिब्रिलेशन जो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसमें जो है वो एक्स डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया जो है वो सही तरह कंट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है वो ट्राइकुस्पिड की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। इसी तरह जब ट्राइकुस्पिड रिगर्गिटेशन होती है सो प्री लोड इंक्रीज कर जाता है, इसकी वजह से वी प्रोमिनेंट होती है। तो ये रैंडम कॉन्सेप्ट है जरा जेवीपी के रिलेटेड, जबकि मेट्रियल रिगर्गिटेशन में जेवीपी नॉर्मल होती है। अब एक और चीज़ ये है कि मेट्रियल स्टेनोसिस में मेलर फ्लश होता है। इसमें ये होता है कि सिस्टेमिक वेजोकंस्ट्रिक्शन होती है और कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेलर फ्लश डेवलप हो जाता है। अब दोनों की इन्वेस्टिगेशंस देखने से पहले मैं आपको जो है वो एक ग्राम स्टील मर्मर जो है वो बता देता हूँ जो मेट्रियल स्टेनोसिस में डेवलप होता है। अब होता ये है कि इसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, सो पल्मोनरी रिगर्गिटेशन का मर्मर डेवलप होता है जो कि अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है। ये पल्मोनरी एरिया पे डेवलप होता है। अब नेक्स्ट थिंग आ जाती है इन्वेस्टिगेशन में ये है कि जब हम मेट्रियल रिगर्गिटेशन की करवाएंगे एक्सरे, तो वो उसमें हमें कार्डियोमेगली मिलेगी, और ईसीजी में हमें बाइफिड पी वेव्स इसमें भी मिलेंगी और मेट्रियल स्टेनोसिस में भी मिलेंगी ड्यू टू लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी। अब जब हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे तो मेट्रियल स्टेनोसिस में हमें स्मॉल हार्ट मिलेगा और इनलार्ज लेफ्ट एट्रियम मिलेगा विद डबल शेडो, जो है वो इनलार्जमेंट ऑफ लेफ्ट एट्रियम की वजह से हमें एक्सरे भी मिलेगा। साथ स्ट्रेटनिंग हो जाएगी लेफ्ट बॉर्डर की, और प्रोमिनेंट पल्मोनरी वेन्स और करली बी लाइंस। एक्चुअली करली बी लाइंस ये होती हैं कि लेट्स से कि दिस इज द लंग, सो ये जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल वाइट लाइंस मिलती हैं। ईसीजी जब हम करवाएंगे तो बाइफिड पी वेव जो है वो इस तरह की पी वेव होगी। सो ये बाइफिड पी वेव मिलेगी जो कि नॉच्ड होगी,
और ये लीड 2 में मिलेगी। साथ लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट तो हमें ईसीजी पे मिल जाएगी। अब राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी की वजह से टाल आर वेव और डीप एस वेव जो है वो हमें मिलेगी। ये रिगर्गिटेशन में भी मिलेगी, स्टेनोसिस में भी मिलेगी। अब इनकी लीड्स का फ़र्क है, ये अगर आप ऐसा याद करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। अब ईसीजी में हमें ए फिब मिलेगा मेट्रियल स्टेनोसिस में, एको करवाएंगे स्टेनोटिक वॉल मिलेगा। मैनेजमेंट जो है उसमें यही आ जाएगा कि जब भी हमें मेट्रियल स्टेनोसिस को मैनेजमेंट करना है तो डायरेटिक्स, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, ये जो है वो फ्लूइड ओवरलोड और कंजेशन को कम करने के लिए। साथ बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और डाइजॉक्सिन देंगे टू डिक्रीज द चांस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट थिंग आ जाती है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस और रेमेटिक फीवर, और हार्ट रेट को कम करने के लिए ये हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इसमें ये है कि ये हमें एससीक्यू भी आएगा कि परक्यूटेनियस मेट्रियल बलून वॉल्वोटमी, इसमें ओपन और क्लोज वॉल्वोटमी दोनों आ जाती हैं, मेट्रियल वॉल रिपेयर और फाइनली मेट्रियल वॉल रिप्लेसमेंट, ये ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। इसी तरह जब हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करते हैं मेट्रियल रिगर्गिटेशन की, तो उसमें रिगर्गिटेशन की वजह से कार्डियोमेगली मिलेगी, उसी तरह बाइफिड पी वेव, टाल आर वेव, डीप एस वेव, बट इन डिफरेंट लीड्स। एको में हमें डायलेटेड एट्रियम और वेंट्रिकल मिलेगा। मैनेजमेंट इसमें बीटा ब्लॉकर्स जो है वो ऐसा हम नहीं दे रहे क्योंकि इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन का कोई इशू नहीं है। इसी तरह डायरेटिक्स टू डिक्रीज द पल्मोनरी कंजेशन, साथ हम वेजोडाइलेटर्स और एस इनहिबिटर्स देते हैं टू प्रिवेंट द रीगर्गिटेशन। एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस और एंटीकोएगुलेशन टू प्रिवेंट द चांस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म इन बोथ रिगर्गिटेशन एंड मेट्रियल स्टेनोसिस, और सर्जिकली लास्ट में जो है वो है मेट्रियल वॉल रिप्लेसमेंट। अब पुअर प्रोग्नोसिस किस में हो सकता है? जिन पेशेंट्स में पल्मोनरी हाइपरटेंशन या एफिब डेवलप हो जाए, चाहे वो मेट्रियल रिगर्गिटेशन के हैं या मेट्रियल स्टेनोसिस के हैं, और इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो कम हो जाए। लास्ट जो हमारा मर्मर है मेट्रियल एरिया का वो है मेट्रियल वॉल प्रोलैप्स। इसमें ये होता है कि मैक्सिमेटस डीजनरेशन हो जाती है और फ्लॉपी मेट्रियल वॉल्व हो जाता है। अब इसमें एटियोलॉजी में रेमेटिक फीवर, मार्फन या एहलर-डैनियल सिंड्रोम कुछ भी हो सकता है। क्लिनिकल फीचर जो है वो उसमें डिस्निया, पल्पेशन, चेस्ट पेन। एग्जामिनेशन में जब हम मर्मर डिस्कस करते हैं तो इसमें मिड सिस्टोलिक क्लिक आती है ड्यू टू सडन टेंसिंग ऑफ कॉर्डा टेंडनाई। सो S1 और S2 के दरमियान मिड सिस्टोलिक क्लिक आएगी। पैन सिस्टोलिक मर्मर इसलिए होता है कि मेट्रियल वॉल प्रोलैप्स से मेट्रियल रिगर्गिटेशन की प्रोग्रेशन हो जाती है। इसमें एक स्ट्रेट बैक सिंड्रोम होता है कि इसमें जो है वो थोरेसिक काइफोसिस का लॉस हो जाता है और बैक पेशेंट की स्ट्रेट हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन जब हम करवाएंगे ईसीजी में तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कंट्रैक्शंस मिलेंगी। एको जब हम करवाएंगे तो बल्जिंग ऑफ लीफलेट्स, 2 मिलीमीटर बल्जिंग होगी मेट्रियल लीफलेट्स की। मैनेजमेंट में जो है वो पेशेंट को रीएश्योरेंस देनी है, साथ बीटा ब्लॉकर्स और एस्पिरिन यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट द चांस ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और रेट कंट्रोल। साथ कार्डियोवर्टर इम्प्लांटेबल यूज कर सकते हैं और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है उसकी प्रोफिलैक्सिस देंगे। लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लास्ट में जो है वो सर्जिकल रिपेयर ऑफ द वॉल्व है। कॉम्प्लिकेशन इसमें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, एज आई सेड, मेट्रियल वॉल रिगर्गिटेशन एंड एरिथमियाज, और फाइनली चांस ऑफ सडन डेथ इंक्रीज।